नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। एनडीए की सरकार गठन से पहले सूबे में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजित पवार गुट के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक शरद पवार के संपर्क में बताए जा रहे हैं। इसके चलते महायुति गठबंधन पर संकट के बादल छा गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शरद पवार के पोते और करजत जामखेड़ के विधायक रोहित पवार ने बुधवार को कहा कि अजित पवार खेमे के करीब 12 से 19 विधायक शरद पवार के गुट में वापस आने के इच्छुक हैं, लेकिन जो लोग मुश्किल वक्त में शरद पवार के साथ रहे, पार्टी में उनकी प्राथमिकता बनी रहेगी। एनसीपी शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा है कि ऐसे विधायकों को वापस लेने का फैसला शरद पवार पर निर्भर है। पाटिल ने कहा कि मंगलवार को लोकसभा के नतीजे आए और कुछ लोग अपने फैसलों पर विचार कर रहे हैं। हालांकि हमने अभी इस पर विचार नहीं किया है। पार्टी शरद पवार से सलाह लेने के बाद फैसला कर लेगी। एनडीए सरकार बनने से पहले एनडीए में हंगामा शुरू हो चुका है। सहयोगी दलों ने बीजेपी पर मंत्री पद को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू और टीडीपी जैसे दलों ने कई मंत्रालयों की मांग की है। वहीं अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के सांसद रामदास अठावले ने भी नई सरकार में कैबिनेट का बर्थ मांग लिया है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा देश में झूठ फैला रही है कि हम राम को वापस लाए हैं। हकीकत तो ये है कि उन्होंने राम के नाम पर देश को धोखा दिया है, राम के नाम पर कारोबार किया है, राम के नाम पर महंगाई बढ़ने दी, राम के नाम पर बेरोजगारी पैदा की, राम के नाम पर गरीबों और किसानों को उजाड़ा है। भाजपा ने राम की मर्यादा को नष्ट करने का काम किया है। जनता इस बात को अब समझ चुकी है। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक सुरक्षाकर्मी ने थप्पड़ मारा है। कंगना को थप्पड़ मारने वाली जवान का नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है। मामले में कुलविंदर का बयान सामने आ चुका है। वो कंगना के किसान आंदोलन पर दिए गए बयान से आहत थी। वहीं कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया है कि महिला ने उन्हें थप्पड़ मारने के साथ गाली दी। थप्पड़ केस के बाद कंगना रनौत ने कहा कि मुझे ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ और ठीक हूँ। आज जो हादसा हुआ वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुआ। ये हादसा सिक्योरिटी चेक के दौरान हुआ। मैं सिक्योरिटी चेक से जैसे ही निकली तो दूसरे केबिन में एक महिला थी जो कि सीआईएसएफ की सुरक्षाकर्मी थी। उन्होंने साइड से आकर मेरे चेहरे पर हिट किया और अपशब्द कहे। कंगना ने कहा कि मैंने उनसे ऐसा करने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि वो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। कंगना ने कहा कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन मेरी चिंता है कि पंजाब में जो आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ रहा है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने इस दौरान पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की शेयर बाजार को लेकर की गई टिप्पणियों पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह के शेयर बाजार को लेकर किए गए दावों से 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हम इसकी जांच चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पहली बार हमने नोटिस किया कि पीएम ने, गृहमंत्री ने और वित्त मंत्री ने शेयर बाजार को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट आगे जाएगी। 12 मई को अमित शाह कहते हैं कि 4 जून से पहले शेयर खरीदना चाहिए। पीएम मोदी ने 19 मई को कहा कि शेयर मार्केट आगे जाएगा। 31 मई को बड़ी स्टॉक एक्टिविटी होती है। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को स्टॉक मार्केट नीचे चला जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग थे जो जानते थे कि कोई घोटाला हो रहा है, लेकिन जो दावे किए गए उससे 30 लाख करोड़ रुपए का रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान उठाना पड़ा है। इसे लेकर हम सवाल पूछना चाहते हैं। हमारे सवाल हैं कि पीएम मोदी और गृहमंत्री ने 5 करोड़ लोगों को निवेश करने की सलाह क्यों दी? बीजेपी का इससे क्या कनेक्शन है? हम जेपीसी की मांग करते हैं। ये एक घोटाला है, हम इसकी जांच की मांग करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि दोनों इंटरव्यू जो किए गए थे वो अडानी के चैनलों पर किए गए थे। अडानी पर सेबी की जांच हो रही है। बीजेपी और फेक एग्जिट पोल वालों के बीच क्या कोई रिश्ता है? हम इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार हैं। जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए भूटान के राजा, श्रीलंका के राष्ट्रपति और नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों सहित कई प्रमुख नेताओं को निमंत्रण भेजा है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार नरेंद्र मोदी 9 जून की शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि इससे पहले शपथ ग्रहण की तारीख 8 जून को तय की गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का प्रमुख वादा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो अग्निवीर को खत्म कर दिया जाएगा। जेडीयू ने गुरुवार को उस मांग का समर्थन करते हुए केंद्र की प्रस्तावित मोदी सरकार से कहा कि अग्निवीर योजना की फिर से समीक्षा की जाए। इसके अलावा केसी त्यागी ने यह भी कहा कि देश में जातिगत जनगणना करवाने के साथ बिहार को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने यह बात मीडिया के सामने कही। पीटीआई ने इस बयान का वीडियो जारी किया है तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
इस तरह से ये पहले संकेत है कि जेडीयू नई मोदी सरकार के सामने किस तरह की चुनौतियां पेश कर सकता है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान जैसे ही वायरल हुआ, बिहार के भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं कि सरकार इस पर विचार को तैयार है। बीजेपी की निर्भरता एनडीए में शामिल दलों पर बढ़ गई है। इस बीच एनडीए में शामिल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। जेडीयू ने जहां अग्निवीर योजना को लेकर फिर से सोचने की बात कही है और समान नागरिक संहिता पर सभी राज्यों से बातचीत की बात कही है, तो टीडीपी केंद्र में कई अहम मंत्रालय चाहती है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीडीपी केंद्र में लोकसभा स्पीकर का पद और 6 महत्वपूर्ण मंत्रालय चाहता है और इसे 5 करने के लिए राजी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि बनने जा रहे 1/3 प्रधानमंत्री से हमारे 4 सवाल हैं। पहला है कि 30 अप्रैल 2014 को पवित्र नगरी तिरुपति में आपने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने का वादा किया था, क्या वो वादा अब पूरा होगा? दूसरा, कि आप विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के निजीकरण को अब रोकेंगे? तीसरा, कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर अपने 2014 के चुनावी वादे और अपने सहयोगी नीतीश कुमार की 10 साल पुरानी मांग को पूरा करेंगे? और चौथा है कि आप बिहार के जैसा ही पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाने का वादा करते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए मन मुताबिक नहीं रहे हैं। पार्टी को 240 सीटों पर जीत के साथ अकेले बहुमत नहीं मिला। हालांकि 293 सीटों के साथ एनडीए केंद्र में सरकार बना सकती है। ऐसे चुनाव नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी के बीच उम्मीदवारों के चयन, नेताओं के बर्ताव और केंद्रीय नेतृत्व की कार्यशैली को लेकर आवाजें उठने लगी हैं। असम में तो एक विधायक ने सार्वजनिक रूप से जोरहाट की सीट कांग्रेस के हाथों खोने को लेकर कहा, ये मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के अहंकारी बर्ताव की वजह से हुआ है। पश्चिम बंगाल में 2 वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों और एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की हार और पार्टी द्वारा 2019 की तुलना में 6 सीटें कम जीतने के बाद राज्य के कुछ वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया और चुनाव प्रबंधन को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा को इस बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद पार्टी के कुछ नेताओं ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ऐसे नतीजों के बाद आने वाले समय में पार्टी के भीतर मंथन तेज हो सकता है और शीर्ष नेतृत्व की कार्यशैली में बदलाव के लिए आवाज उठ सकती है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी गुरुवार को अखिलेश यादव से मिलने उनके दिल्ली आवास पहुंचे। इसे लेकर सपा महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव से गुरुवार को पत्रकारों ने पूछा कि क्या इंडिया ब्लॉक सरकार बनाने की कोशिश करेगा। इस पर उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी के बीच बातचीत हुई है, अभी सभी ऑप्शन खुले हुए हैं। बता दें, इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक हुई। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सही समय पर सही कदम उठाएंगे। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा है कि पीएम मोदी के पास तीसरी बार शपथ लेने के लिए नंबर्स हैं। संजय राउत से सवाल किया गया था कि क्या इंडिया गठबंधन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए पीएम पद पर दावा छोड़ सकता है। इसके जवाब में संजय राउत ने कहा कि हमारे गठबंधन में इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। हमने पहले भी कहा है कि मोदी जी बुजुर्ग नेता हैं, उनके पास बहुमत नहीं है, लेकिन उनका आंकड़ा बड़ा है। उनके पास 240 का नंबर है, इसलिए हमने कहा है कि पहले आप, उनकी इच्छा तीसरी बार शपथ लेने की है, उन्हें तीसरी बार शपथ लेने दीजिए, फिर चौथी कसम के बारे में हम देख लेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से लगा है, जहां पार्टी को 2019 लोकसभा चुनाव की 62 सीटों के मुकाबले सिर्फ 33 सीटें मिली हैं। अब खबर है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पार्टी आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है। माना जा रहा है कि पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव पर अलग से एक मीटिंग कर मंथन करने वाली है। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो बसपा ने 16 सीटों के नतीजों को प्रभावित किया है, जहां बसपा ने जितने वोटों से बीजेपी और उसके सहयोगी दल जीते उससे ज्यादा वोट पाए। इनमें से 14 सीटें बीजेपी ने और 2 सीटें आरएलडी और अपना दल ने जीती हैं। उदाहरण के लिए शाहजहांपुर लोकसभा से बीजेपी के अरुण कुमार सागर ने जीत दर्ज की है। उन्हें 5,92,718 वोट मिले। सपा की प्रत्याशी को यहाँ 5,37,339 वोट मिले। यहाँ हार जीत का अंतर 55,379 रहा। वहीं बसपा के उम्मीदवार को 91,710 वोट मिले। ऐसे ही बाकी सीटों पर बीएसपी ने विपक्ष का खेल बिगाड़ा। कुल मिलाकर 16 सीटों पर बीजेपी को जीत बीएसपी के कारण मिली। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तो बहुमत नहीं मिला है, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के जीतने का मार्जिन भी बेहद कम रहा। बता दें कि कम मार्जिन से जीतने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी के नाम हुआ है।
5 साल में प्रधानमंत्री मोदी का जीत का ग्राफ 45.22% से घटकर 13.49% आ पहुंचा है। भारत में पद पर रहते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हर प्रधानमंत्री के जीत के अंतर को देखा जाए तो 1991 से अब तक 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं। इन सब में इस साल हुए लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की जीत का अंतर वोट शेयर के लिहाज से सबसे कम है। 1994 में राजीव गांधी को जीत का अंतर 72.02% था, जो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए अब तक का सबसे अधिक जीत का अंतर है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव परिणाम पर चर्चा के लिए 8 जून को अपनी कार्य समिति की बैठक बुलाई है। चुनाव के वोटों की गिनती 4 जून को हुई थी। यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है और वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेता लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा करेंगे। बैठक शनिवार सुबह 11 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होगी। कांग्रेस चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और 2019 के लोकसभा चुनाव में उसकी संख्या 52 से बढ़कर 99 हो गई है। आम चुनावों में इंडिया ब्लॉक के मजबूत प्रदर्शन के बीच लोकसभा में 99 सीटों के साथ कांग्रेस अब संसद में विपक्ष के नेता के पद पर दावा करने की हकदार है। इसी कारण राहुल गांधी के लिए प्रतिष्ठित पद संभालने की मांग तेज हो रही है। कांग्रेस के निर्वाचित सांसद मनिकम टैगोर ने पूर्व पार्टी अध्यक्ष से निचले सदन में कांग्रेस का नेता बनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि मैंने अपने नेता राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगा। मेरा मानना है कि उन्हें लोकसभा में कांग्रेस का नेता होना चाहिए। कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि मुझे लगता है कि ये स्थान कांग्रेस के पास आएगा। मेरी निजी राय है कि राहुल गांधी को खुद ही कांग्रेस की ओर से विपक्ष के नेता का पद संभालना चाहिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी यही बात दोहराई और कहा कि राहुल जी ने प्रचार अभियान का नेतृत्व किया, वो चेहरा थे, वो लोकसभा संसदीय दल के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने के लिए बाध्य हैं। कुछ निर्णय निश्चित रूप से पार्टी नेताओं सांसदों को सर्वसम्मति से लेने होंगे। शिवसेना यूबीटी ने उन तमाम अटकलों को खारिज किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन में जाने पर विचार कर सकते हैं। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी बीट से जुड़े पत्रकारों का सोर्स एक ही है। पीएमओ में बैठे उनके मीडिया सलाहकार जो बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ, अभी भी समय है, थोड़ा सुधर जाओ। जनता ने ही आपके सारे परोसे हुए झूठ को फेल कर दिया है और बहुमत से दूर रखा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।